बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। एक तरफ पाकिस्तान की सियासत के अंदर अंदरूनी तौर पर हलचल है तो दूसरी तरफ पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम और सुलेमान ने कह दिया कि हम तो पाकिस्तान की तरफ आ ही रहे हैं। टू बी प्रिसाइज उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके सामने रख देती हूं। कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे वालिद और सदर ट्रंप के दरमियान अच्छे ताल्लुकात रहे हैं माजी के अंदर, और उन ताल्लुकात की बुनियाद पे जब दोनों इख्तदार के अंदर थे तो उनकी बड़ी अच्छी बातचीत होती थी, आपस में गुफ्तगू होती थी, जबरदस्त होती थी, तो दोनों एक दूसरे का एहतराम करते हैं। अब उस बेस पे वो ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप कोई बयान जारी कर दें या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से किसी सतह पर राबता करें तो इमरान खान की रिहाई में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सदर ट्रंप जो इस टाइम पर पाकिस्तान के हवाले से कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ऑयल सेक्टर के अंदर, वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर बने हुए हैं, बारहा पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं डिफेंस साइड पर। वो इस टाइम पर किसी भी तरीके से हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को ऐसी बात क्यों करेंगे जिसकी तवक्को नहीं रखती हुकूमत किसी भी तरीके से? ये एक अहम सवाल बनता चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और मामला सर चढ़कर बोलता हुआ हमें नजर आ रहा है, और वो है कि क्या 5 तारीख को सक्सेसफुली इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीकें कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अब इस हवाले से एक बार दोबारा कंफ्यूजन जन्म लेने लगी है। पहले तो यह था कि 90 दिन, उसके बाद यह था कि 90 दिन के बाद 5 तारीख को पीक आएगी, फिर यह कहा गया कि 5 तारीख तो आगाज होगा या इब्तदा होगी एक लंबी तहरीक की। सो बहुत सारे मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स तो आती नहीं, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने अभी यह कहा है कि 5 तारीख की तहरीक और असल तहरीक 14 तारीख की। सुनो जरा। तहरीक के अंदर 5 तारीख भी अहम होगी आपके लिए। डेट बिल्डअप की 14 अगस्त है कि आप आजादी के लिए खड़े हैं। ये इमरान खान का पैगाम था। जो लोग इलीगली नाजायज तरीके से नाअहल किए गए हैं, इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा। इनकी जो बाई इलेक्शन होंगे उनके अंदर पीटीआई नहीं पार्टिसिपेट करेगी। अब ये सिचुएशन तो आपके सामने आ गई है कि 14 तारीख वाली एक और तारीख पे तारीख वाली सिचुएशन डेवलप होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक जो बात इन्होंने कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि किसी भी तरीके से वो लोग जिनकी नाअहलियां होंगी, क्योंकि केसेस बहुत सारे चल रहे हैं, तकरीबन 190 के करीब ऐसे केसेस हैं जो कि मौजूद है, जो कि लोग हैं इनके नामजद है मुख्तलिफ केसेस में, कुछ कंस्पिरेसी में है, कुछ 9 मई के वाकयात में, तशद्दुद वाले वाकयात के अंदर भी मुलव्वस हैं। अब इन सारी सिचुएशंस के अंदर जो जो कुर्सियां खाली होंगी, जो जो ना अहलियां होंगी कन्विक्शन के बाद, जो कि अब तवक्को है कि बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े रहनुमाओं की होने वाली हैं, तो फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किसी भी तरीके से उन नशस्तों पर अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े करेगी। अब इस डिसीजन के साथ पार्लियामेंट तो काफी हद तक खाली भी होती हुई नजर आएगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, और फिर वो वाला प्लान सामने आएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या पार्लियामेंट को वैसे ही छोड़ देगी, खैरबाद कह देगी जिस तरह पहले कहा था, या नहीं कहा था? बहरहाल मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात कही है। एपीसी के बाद आज एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये फरमाया है कि जी किसी तरीके से नौजवान जो कि खवातीन या मर्द नौजवान उनको फॉडर नहीं बनने देना चाहते, ढाल नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो वक्त भी आ सकता है। सुने महमूद खान अचकजई साहब का ख्याल ये है, और कल बड़ा ओपनली उन्होंने ये बात की भी है कि देखिए तहरीके इंसाफ के वर्कर्स, बच्चे और बच्चियां, बड़ी तादाद में नौजवान जो तहरीके इंसाफ के साथ एक उनसियत रखते हैं कि हम उन्हें कैनन फॉडर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम उन्हें जब आगे कोई पॉलिटिकल रास्ता निकलता हुआ नजर ना आ रहा हो तो हम उन्हें सड़कों पर लाकर लड़ाना नहीं चाहते। एक वक्त आएगा कि शायद हमें ये बात करनी पड़े, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि हम उस नतीजे तक पहुंचे, और उससे पहले ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपस में बैठकर सारे हम एक हल, एक रूल्स ऑफ गेम तय कर लें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जानिब कैसे जाना है। उसका जो मौका है वो आएगा, और इसको हम कंटिन्यूसली जारी रखेंगे। सो अब ये सिचुएशन है कि नौजवान ने आगे चल के क्या ढाल बनना है, या उन्होंने अपने आगे करियर को देखना है, अपने आगे हुकूक को देखना है, और क्या हुकूक लेने के लिए उनको ढाल बनाने की जरूरत पड़नी पड़ेगी? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि महमूद खान अचकजई साहब इस सारी सिचुएशन को लीड कर रहे होंगे, तो क्या वो इस पॉइंट पे आएंगे जिसकी बात मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं, फरमा रहे हैं? इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मेहमानान जो मौजूद हैं, पहले सेगमेंट के लिए मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ, और फिर सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक सतह की, एंड लास्ट सेगमेंट में हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करेंगे। मेरे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर
बैरिस्टर साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है PMLN के। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, आप भी ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी देर में आपकी वीडियो भी ऑन हो जाएगी। उमर नियाजी साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, तहरीके इंसाफ के ऊपर ये इल्जाम लगता है आज तक कि वो नौजवानान को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। अब ये इल्जाम तक था, इल्जाम होता है तब तक मामला अलग होता है। आज मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने जो बात कही है, और क्योंकि उनकी तहरीक आपकी तहरीक एक ही तहरीक समझी जाए, सो इस सेंस में वो कह रहे हैं कि ये गुफ्तगू हुई है कि हम ये नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर हमें नौजवानों को वो नौबत आए कि सामने लेकर आना पड़े। आपको लगता है कि एक तो वो नौबत आएगी, दूसरा ये कि नौजवानान को आगे ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना, क्या ये PTI की पॉलिसी है? अच्छा, ये तो आप उनके एक बयान से चीज लेके चल रही है ना। नौजवानों को देखें ओवरऑल कब इस्तेमाल किया है बतौर ढाल। तहरीक इंसाफ तो बात कर रही है इस मुल्क में नौजवानों को हकूक दिलाने के लिए। बेसिकली हो क्या रहा है नौजवानों के साथ, नौजवानों का जो ड्यू शेयर बनता है इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क के आगे बढ़ने में, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा। नौजवानों के लिए तो रास्ते ही बंद है। सिर्फ एक साल में देखें आप सतह गुर्बत में पाकिस्तानियों को किधर लेके गए। एक्सट्रीम पॉवर्टी जो 4.5% थी, आज 16% पाकिस्तानी एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के हालात हों और आप समझें कि हमारे हालात कोई बांग्लादेश से और श्रीलंका से मुख्तलिफ होंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम बेवकूफ़ों की दुनिया में रह रहे हैं। सबको समझ आ रहा है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। बांग्लादेश और श्रीलंका वाली, ये पहले तो PTI इसकी तरफ आए कर रही थी जब श्रीलंका वाला मैटर हुआ, आप अभी भी उसकी तरफ नजर गाड़े हुए हैं कि वैसा कोई सिचुएशन होगी, वैसी कोई सिचुएशन डेवलप होगी? अभी ऑपरेशन बुनियाद मरसूख के बाद बेहतरी की फजा तो बता देना। देखें ओवरऑल ट्रिकल डाउन इफेक्ट किधर है। देखें ऊपर अमीर तबका अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। इसी रिसेंट टाइम में 300 अरब रुपया गरीब पाकिस्तानी की जेब से चीनी माफिया ने लूट लिया। किसी ने जूं के तू किया, बिजली की कंपनियों ने 250-60 अरब की एक्स्ट्रा बिलिंग की है। किसी की जो है ना सर पे जूं के तू रींगी, किसी को परवाह भी नहीं हुई। किसानों से 2.2 ट्रिलियन रुपीस का डाका डाला गया। वो किसी ने देखा जब जी मैं कह रही हूँ सर पे शायद रेंग रही हो, कान तक अभी तक नहीं पहुंची है, पता नहीं वो कब पहुंचेगी। मैं उनसे वो सवाल करूंगी ना, ये चीनी वाला सवाल करती हूँ मैं भी, लेकिन मेरा आपसे सवाल कुछ और है ना। ये जो इकोनॉमिक मैटर्स है मैं दानियाल साहब के सामने रखूंगी, बिकॉज ही इज द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, इज आंसरेबल। बट मुझे ये बता दें कि आप अभी भी बांग्लादेश और श्रीलंका की तरफ देखकर बैठे हुए हैं कि जी वहां इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है, जबकि अब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हालात है। देखिए हमारे उनसे बुरे हालात खड़े हैं। आप कहें ना इस वक्त आपको बेसिक हकूक बोलने के हक हासिल नहीं है। कौन इस वक्त बंदा बोल सकता है? जिन्होंने बोलने की कोशिश की उनको आपने किस तरह से सजाएं दी। और आज इमरान खान ने एक बड़ा ही जो है ना रडर स्टांस लिया कि हमने इन सीटों पे इलेक्शन भी नहीं लड़ना। ये ओवरऑल आपके सिस्टम की वो शो कर रहा है कि आपका सिस्टम जा किस तरफ रहा है। जो बेसिकली ये सिस्टम को किसी और तरफ हाँकना चाहते थे, इमरान खान आज एक दफा फिर दोबारा से दीवार बन के उस सिस्टम के सामने आके खड़ा हो गया। इमरान खान ने पहली इंदिया दे दिया, बल्कि मैं समझता हूँ इस हुकूमत वक्त को एक किस्म का सहारा दिया है। जो इस हुकूमत वक्त को इमरान खान का दिखावा देख के डराते थे ना, इमरान खान ने आज अपना हाथ उसके पीछे से सिस्टम से खींच लिया है। देखिए अब आप आई एम सॉरी आई एम करेंगे शॉर्ट, बट मुझे ये बताइएगा, आप ये फरमा रहे हैं कि ये जो सीटें नशस्तों के ऊपर अपने कैंडिडेट्स ना खड़े करने का फैसला है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा डिसीजन है। इससे पहले KPK की असेंबली तहलील हुई, इससे पहले पंजाब की असेंबली तहलील हुई, आप लोगों ने अपने नेशनल असेंबली के अंदर रेजिग्नेशन देके, मेरी आंखों देखा हाल है। उस टाइम पर मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि शायद वो वाला डिसीजन सही नहीं था। सो मुझे ये बता दीजिएगा, अगर वो डिसीजन तब सही नहीं था तो अब कैसे सही हो जाएगा? उस टाइम पे हराम आज हलाल कैसे? हाउ? नहीं, आज के हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं। देखें आज आपका खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है और उस जलने का इंजाम अगर मरकज पे आ रहा है तो किसी हद तक KPK की गवर्नमेंट पे भी आएगा। आज लकी मरवत में डेथ्स हुई हैं, पहले बाजोड़ में हुई हैं। देखिए इन सारों का कौन जिम्मेदार बनेगा? जब कोई एक ऑपरेशन उस जिस भी टेरिटरी में होगा बगैर अवाम को एतमाद लेके वो आपके सर पे आएगा। और इसी वजह से इमरान खान ने आज हाईलाइट किया है इन इशूज को भी। देखें आपने सियासत करनी है, सियासतदान आंसरेबल है, अपने
अपने वोटर बेस को। सियासतदान कोई उस तरह से तो नहीं है कि सिर्फ एक इदारे का उसने पर्सपेक्टिव देखना है। ओवरऑल अगर इस चीज को देखें तो ये घाटे का सौदा नहीं है जिसकी इमरान खान ने बात की, और इन द लॉन्ग रन आप देखेंगे ये इमरान खान का बिल्कुल ठीक फैसला है। अंडरस्टैंडेबल, लेकिन लेट्स नॉट गिव अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि आज भी अमवात हुई हैं। आज जो अमवात वाक़ हुई हैं वो हुई हैं जो कि फितनतुल खवारिज अपना एम्यूनेशन जो अमेरिका से जो छोड़ा हुआ एम्यूनेशन है वो इधर लेकर आते हैं, वो छोड़ के गए थे, वो हाइड आउट था उनका, वहां बच्चे जाके खेले थे, तो दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। और जो बाजौर के साइड पर हुआ था वहां भी दहशतगर्दों की तरफ से डायरेक्ट स्ट्रेट फायर किए जा रहे थे पहाड़ियों से। सो लेट्स नॉट मिक्स टू थिंग्स। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, बैरिस्टर दानियाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ मेयर साहब। बैरिस्टर दानियाल साहब, वैसे हम आपका वीडियो पे इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार फरमाइए, छोड़ के ना चले जाइएगा हमें, हम इंतजार कर रहे हैं कि आप वीडियो पे बैठे। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि आपने इनकी तरफ सारी तोपों का रुख किया हुआ है, पीटीआई की तरफ, कि इनके लीडरान को तो फौरन जेल में डाले ना, अच्छा खासा सिस्टम चल रहा है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दोनों साइड के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को उड़ा देते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि देखा ना ये तो कानून ने अपना रास्ता बनाया है। उनको नहीं लग रहा कि कानून ने रास्ता बनाया है। पीटीआई के ख्याल में 5 अगस्त सर पे है, आप लोग उनकी तहरीक को फेल करना चाह रहे हैं, आपने उनकी तहरीक को फेल करना है तो उन्हें तहरीक चलाने देना। आप कह रहे हैं कोई नहीं निकलेगा तो उनको ना निकलने का की तौफीक तो बख्शिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जो आप बात कर रही हैं, मैं अज्यूम यही करूंगा कि आप सजाओं की बात कर रही हैं जी, और जो सजाएं हैं और वो जो पूरा उसका प्रोसेस है, देखें दैट वाज इनएविटेबल। पाकिस्तान आज जहां खड़ा हुआ है और जिस पॉइंट के ऊपर आज हम पहुंचे हुए हैं, ये बात तो डिसाइडेड थी कि इस मुल्क में 2 सोचें इकट्ठी नहीं चल सकती। जलाओ गिराओ, तफरीक, नफरत, आग लगाने की सोच और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की सोच, ये दोनों सोचें इकट्ठी नहीं चल सकती थी। और एक सोच को मरना था, और वो सोच जो है वो पाकिस्तान को आग लगाने की सोच है, वो सोच सिविल नाफरमानी की सोच है, वो सोच पाकिस्तान को बंद करने की सोच है। और ये जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो पाकिस्तान ने ये लाइन ड्रॉ करनी थी। ये सजाएं किसी फर्द को नहीं हुई, ये सजाएं किसी बंदों को नहीं हुई, ये सजाएं उस माइंडसेट को हुई हैं, वो जो माइंडसेट पाकिस्तान में तफरीक की बात करता था, उस माइंडसेट को जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता था, उस माइंडसेट को जो पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव और पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी नहीं लाना चाहता था। देखिए, आज वो लोग जो पाकिस्तान में जवाब मांग रहे थे, शोधाओं की फैमिलियां जो कह रहे थे कि हमारी फैमिलीज का, हमारे बच्चों का मजाक उड़ाया गया, उन लोगों के साथ क्या सलूक क्या हुआ गया उनके लिए, ये जवाब है उन लोगों को जो अफवाज अपनी जान देते हैं पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे खड़े होकर जो ये पूछते थे कि भाई कि जब हम ये रेड लाइन क्रॉस की गई तो इसके बदले में क्या हुआ। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड, एंड ये प्रेसिडेंट सेट हुआ है और ये लाइन ड्रॉ की गई है कि चाहे आपका ताल्लुक किसी जमात के साथ हो, आप छोटे लीडर हो, आप बड़े लीडर हो, आपका ताल्लुक किसी और तंजीम के साथ हो, आपका ताल्लुक बेशक मादर पिदर आजादी वाली कोई बात नहीं है। बैरिस्टर साहब, दानियाल साहब, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि ये रेड लाइन जो क्रॉस हुई है इसको न्यू नॉर्म नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये भी बता दीजिएगा, आज मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने ये फरमाया है, मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने बनाया कि हम नौजवान को फॉडर नहीं बनाना चाहते, कैनन फॉडर यानी ढाल नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आगे चल के ये हो सकता है। अगर इन केस नौजवान को आप रोजगार नहीं देते बैरिस्टर दानियाल साहब, तो वो फिर फॉलो करेंगे उनको जो वो समझते हैं कि उनके हुकूक की बात कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो ठीक कर दिए, जरा माइक्रो की तरफ भी आ जाइएगा। अनिका, मैं माइक्रो और मैक्रो पे जाने से पहले आई वुड जस्ट वांट टू कमेंट ऑन वन थिंग। मुझे बात बताएं, क्या लीडर्स जो हैं, ये हम जब सजाओं की बात करते हैं, मुझे बताएं कि लीडर्स जो होते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स, वो रोल मॉडल होते हैं, वो लोगों को तालीम तरबियत की बात करते हैं, वो लोग जो आपके अपने बच्चों को बाहर रख के और दूसरों के बच्चों को कहें सर पे कफन बांध कर आओ। क्या आप मुझे बात बताएं कि इसके बाद क्या माइक्रो और क्या मैक्रो इकोनॉमी, मुझे बात बताएं कि आप लीडर्स क्या ये ट्रेंड सेट करते हैं, कि लीडर्स क्या ये चीजें लोगों को सिखाते हैं, लोगों के बच्चों को हाथ में बंदूक पकड़ाते हैं, उनको लीडर ऑपोजिशन की खवातीन की तस्वीरें भी नहीं फिकवाया करते दानियाल साहब। यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अपने ऑपोजिट खवातीन की तस्वीरें भी नहीं फिकवाया करते ना लीडर्स। आई थिंक दिस इज अ लर्निंग कर्व, शायद पीटीआई भी लर्न करे। आपको बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरें भूल गई हैं दानियाल साहब?
میں یاد دلواؤں نہیں. اچھا بینظیر بھٹو صاحبہ کیا بات کر رہی ہیں. نہیں دیکھیں بات سنیں کہ جو آپ کی پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہے نا, دیکھیں دس از وے بیونڈ اٹ. آپ کی پولیٹیکل ڈفرینسز, آپ کی پولیٹیکل چیزیں, میں ان کو رائٹ رانگ دے ڈیبیٹیبل, لیکن جہاں آپ کے ملک کی بات آتی ہے, جہاں ملک کی ساورنٹی کی بات آتی ہے, جہاں ملک کی ایگزسٹنس کی بات آتی ہے, یہ تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. I agree. مجھے بتائیں کہ آج غزہ میں, مجھے بات بتائیں, غزہ اور یہ ان ملکوں میں اور ہمارے میں کوئی فرق ہے؟ تو ہماری افواج ہے Agreed. کہ آج ورنہ ہمیں بھی اس سے ڈبل پٹائی ہونی تھی, اور ہمارا بھی حال اس سے ڈبل ہونا تھا, اور یہاں بچے اور لاشیں پڑی ہونی تھی. کہ اگر آپ ڈی مورلائز کرنا چاہو اسٹیٹ کو, اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو, اپنے آرم فورسز کو, اس میں اور آپ کے جو اور پولیٹیکل ڈیسیژن ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس ریڈ لائن کو کراس کرنا کہیں الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. آئی اگری ود دیٹ. اس کو نیو نارم نہیں بنایا جا سکتا کہ ہمارے شہداء کی تصحیح کی جائے, ارے جو ڈیفینڈرز ہیں ان کو کسی طریقے سے ڈی مورلائز کیا جائے. میں خود بارڈر پہ گئی اینڈ آئی ہرڈ a lot of things from them as well. So یہ بات نہیں ہونی چاہیے. آئی اگری ود دیٹ. لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا, انہوں نے کہا ہے کہ آئیے نیا میثاق جمہوریت کرتے ہیں, آئیے نیا جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے کے ساتھ ساتھ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بناتے ہیں. بالکل. مجھے بتائیں انیکا کون سے مساق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ اس مساق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کے جنگ کے بعد آپ کا آرمی چیف جو ہے امریکہ میں وزٹ کرنے کے لیے گیا, تو آپ نے ایک طرف بلوچستان کی تصویریں لگائی تھی جس میں بلوچستان کو الگ کرنے کی بات کر رہے تھے, سلوگنز چانٹ کر رہے تھے. وہاں آپ لوگوں نے ایک پوری ملائنڈ کیمپین پاکستان کے خلاف شروع کی تھی, اور ساتھ آپ نے اپنے آرمی چیف, اپنے پرائم منسٹر, ان کی تصویریں لگا کے ان کو ٹریٹرز کہہ رہے تھے. مطلب ان کے دیکھیں دے ہیو ناٹ بین ریڈی فرام ڈے ون. نہ یہ نیگوشیشن, نہ یہ چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں, نہ یہ کریں گے. آج یہ وہی لوگ انہی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, انہی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں کہ جو بلوچستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, جو پاکستان کو حصوں میں بانٹنے کی بات کرتے ہیں, جب ان لوگوں کی کیمپین ساتھ ہو اور یہ اس کو کنڈیم بھی نہ کر سکے. عمیر نیازی صاحب, آپ کو آپ کی جو امریکہ والا فیکشن ہے نا وہ لے ڈوبے گا. یہ میری آپ کے رہنماؤں سے آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی ہے. آپ کے, مجھے معلوم ہے آپ کے رہنما جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ تنگ ہے اس ٹائم پر پی ٹی آئی یو ایس سے, جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں باہر کی طرف. لیکن کیا کوئی طریقہ کار ہے, کوئی اس کو کام ڈاؤن کرنے کا ٹورڈز اے ڈائیلاگ, اے سینسیبل پروڈنٹ سولوشن؟ نہیں دیکھیں, اتنی بڑا ایک اچھا ماحول بنا. خود آپ نے دیکھا یہ جنگ کے دوران دنوں میں دیکھا, جنہیں آپ جو ہے نا جن سے تنگ تھے, جنہیں آپ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ دیکھ نہیں سکتے تھے, انہی کا آپ نے رول اکنالج کیا. قوم نے کھڑے ہو کے دکھایا نا. مگر جہاں قوم اپنے رائٹس کی بات کرے, جہاں قوم اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی ریسٹوریشن کی بات کرے, تب آپ کہیں کہ نہیں جی ادھر دو طرح کے پاکستان ہیں, ایک امیر کا علیحدہ سے پاکستان ہے اور غریب کا علیحدہ سے پاکستان ہے. دیکھیں کچھ ہمیں بھی برداشت کرنا پڑے گا. دیکھیں یہاں ادارے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. 8 فروری کے الیکشن کو برملا کہہ رہے ہیں کہ ایک ریگڈ الیکشن تھا, ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, ان کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی. ہم اس طرف تو آتے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ جنہوں نے الیکشن کیا ہوا ہے وہ ادارے کا کور لینے شروع کر دیتے ہیں. بات ہے ادارے نے اپنا کر لیتے ہیں نا پریس کانفرنس, ان کی طرف سے آ جاتی ہے ان کی ورژن. بھئی آپ تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو نا, آپ اپنا بتائیں, آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جو آپ کو اس ملک کی بھاگ دوڑ جو آپ نے زبردستی سنبھال لی, آپ نے اس کا کیا کیا؟ آپ نے اس وقت عوام کو دیوار سے لگا لیا. آپ کے ابھی اس 1 سال 1.5 سال کے اندر 1 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے اور نیچے چلا گیا. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سرپلس کئی مہینوں سے سرپلس کے اندر ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی طرف نہیں لے کر گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا فورن ریزروز کو لے گئے ٹاپ پہ. وہ کہتے ہیں امریکہ کی فورن ریزرو کا کمپوننٹ کتنا ہے یہی ان سے پوچھ لیں. اس میں ایگزم بینک چائنا کا کتنا پیسہ پڑا ہے, اس میں یو اے ای کا کتنا پڑا ہے, اس میں سعودی کا کتنا پیسہ پڑا ہے. آپ کا اپنا پیسہ تو ہے ہی کہیں نہیں. دیکھیں آج ہمارے گھٹنے لگے ہوئے ہیں. بات ہے میکرو اکنامک سٹیبلٹی اس طرح سے نہیں آتی. سٹیبلٹی آنے کے لیے آپ ایف ڈی آئی کی بات بتائیں, ایف ڈی آئی کی فگرز تو بتا دیں کتنی. میں نے اکانومی کی بات اینڈ والے سیگمنٹ میں کرنی ہے. what I want to ask you now is کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی شخصیت ہے, اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو کچھ کہہ دیں گے تو عمران خان صاحب کے نکلنے کا راستہ بن جائے گا. پیئرس مورگن کا شو ہے, اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے. تو ہم غلام نہیں ہیں, ہم کوئی غلام ہے ایبسولوٹلی ناٹ سے لے کر ایبسولوٹلی یس اور ہمیں آ کے چھڑوائیں تک کا سفر. یہ تو کیا پی ٹی آئی کی پالیسی کے حساب سے ہے یا یہ صرف ان کے صاحبزادوں کی سٹیٹمنٹ سمجھی جائے؟
دیکھیں وہ ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوگا. وہ امریکہ گئے ہیں, وہ خود گئے ہیں, مگر عمران خان کا واضح ہے بیٹے مجھے آ رہے ہیں ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے, اس طرح سے انہوں نے کوئی ادھر آ کے تحریک لیڈ نہیں کرنی. ظاہری بات ہے وہ اپنے باپ کے لیے ہر جگہ ایفرٹ کریں گے. انہوں نے انٹرویوز بھی دیے. وہ تحریک لیڈ نہیں کریں گے عمیر نیازی صاحب؟ پہلے تو ہمیں بتایا جا رہا تھا نا وہ لیڈ کریں گے تحریک کو. نہیں, کدھر سے؟ خان صاحب نے خود نہیں کہا, آج بھی آئی ہے کہ اکیلا باپ ہی کافی ہے. اور میرے خیال سے باپ اچھی لڑائی لڑا ہے. باپ نے بہت سرکلز میں پریشانی مچائی ہوئی ہے, اور آج تک اس طرح کی جیل کسی پاکستانی سیاستدان نے نہیں کاٹی. اور اس سے زیادہ کیا کلیئرٹی ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے, برملا کہہ رہا ہے کہ میری لاش باہر آ سکتی ہے, میں سرنڈر نہیں کروں گا. دانیال صاحب, آپ ایک تو ویزا کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ویزا جو ہے ابھی تک نہیں دیا گیا, دونوں صاحبزادے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ملنے آنا ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے تحریک کو لیڈ وہ نہیں کر رہے ہیں, سو ان کو آنے دیا جائے گا؟ بالکل جی, اگر آئی تھنک کہ اگر وہ پری ریکویزٹس پورے کریں گے تو آئی سی نو ہارم ان لیٹنگ دم کم. کیوں نہ آئیں, ان کے اپنے والد صاحب کو ملنے آنا چاہتے ہیں تو بالکل ان کو دے شوڈ بی الاؤڈ. آلرائٹ, اور تحریک کو اسی طریقے سے چلنے دیا جائے گا جیسے پی ٹی آئی چاہتی ہے؟ تحریک جس طرح چل رہی ہے, دیکھیں تحریک تو آپ کے سامنے ہے. ان کی تحریک جتنے ماشاءاللہ لاکھوں لوگ ان کے روز نکلتے ہیں روڈوں پہ, وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے تفریق کا, نفرت کا, کمزور کرنے کا, اس کو لوگ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. پیپل آر ناٹ ریڈی. اور اگر وہ تیار ہوتے تو لوگ آج باہر آپ کو نظر آتے نکلتے. اس جنگ کے بعد جو ہے نا لوگوں نے ایک چیز کو سمجھ لی ہے کہ ہم انٹرنلی مضبوط ہوں گے تو ہم بچ سکتے ہیں, ورنہ ہمیں اسکیمجرز ہی کھا جائیں گے. ہمیں تو اور جو ارد گرد ہمارے ولچرز اڑ رہے ہیں یہی ہمیں کھا جائیں گے ہمیں. اور پیپل آف پاکستان ہیو انڈرسٹوڈ دس تھنگ, اور وہی مائنڈ سیٹ لے کر لوگ جو ہیں ان کی کسی کال کے اوپر انہوں نے کہا فارن ریمیٹنس نہیں بھیجنا, آپ پاکستانیوں کو گھٹنوں پہ ٹیک دو. فارن ریمیٹنس ڈبل ہو گیا. انہوں نے کہا آئی ایم ایف کے ساتھ اور جو معاہدے کریں گے ہم پورے ملک کو بند کر دیں گے. آئی ایم ایف غریب بے روزگار کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنا, آئی ایم ایف نے نہیں کرنا. آپ کے بینکس دھڑ دھڑ چل رہے ہیں, چیزیں چل رہی ہیں. آپ کی اکانومی جو ہے جس کے اوپر یہ کہتے تھے 24 گھنٹے میں کولیپس ہو رہی ہے, 48 میں, اس میں 48 آورز 72 گھنٹے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزروز کم ہیں یا زیادہ ہیں. یہ ریزروز کم اور زیادہ کہنا ہی ہماری کامیابی ہے. اور پاکستان جو آگے بڑھ رہا ہے, لوگ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو اس ملک کے آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا, یس اٹ ول ٹیک ٹائم, اٹ از ٹیکنگ ٹائم, لیکن یہ جو ملک ہے جہاں سے ہمیں ملا تھا وہاں سے بہت بہتر آ گیا. اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کی میکرو اور مائکرو دونوں بہتر ہوں گی اکانومیز, اور آپ کو نظر آئے گا کہ جس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں وی آر ٹیکنگ اسمال بیبی اسٹیپس, لیکن انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف اٹ آپ کو ایک بڑا مائل سٹون اچیو کرتے ہیں. لیٹس ویٹ اینڈ واچ بیکاز آئی ایم آئنگ آن دیٹ. اگر نہیں ہوتا تو پھر میں سوال کرنے کے لیے موجود رہوں گی. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے ذرا پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے ان دس چینجنگ انٹرنیشنل سینیریو. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. سیاست اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن عالمی سطح کے اوپر بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ایکس پریزیڈنٹ آف رشیا میڈویڈیو کی سچویشن کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 نیوکلیئر سب مرینز رشیا کی طرف ڈپلوائے کر دی ہیں, اور اب جنگ کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسے میں پاکستان کا کردار ایسا ہے کہ جیسے شاید ہی اس سے پہلے پاکستان کا کبھی کردار رہا ہو. 70 کی دہائی میں ہم نے چین اور امریکہ کے بیچ میں ایک برج کا کردار ضرور ادا کیا ہے. اس ٹائم پر بھی ہم یہ کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیٹس این امپورٹنٹ کوسچن رائٹ ناؤ, کیونکہ پاکستان کی ڈپلومیسی اس ٹائم پر بڑی کامیاب جا رہی ہے. یو ایس اے کے ساتھ بھی ملاقات, چائنا کے ساتھ بھی, ایس سی او کے تھرو رشیا کے ساتھ بھی ہمارے معاملات اچھے ہیں. ایران اور باقی ریجنل کنٹریز ایکسپٹ انڈیا, باقی سب کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا بہتری کی طرف جا چکے ہیں. سو ہمارے ساتھ ابھی مہمانان موجود ہیں, دونوں سائڈ ڈسکس کریں گے. پاکستان کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کا ڈیفنس اینڈ ڈپلومیٹک سائڈ کیا کہتی ہے, اینڈ along with that انٹرنیشنل سطح کے اوپر کیا ہو رہا ہے. پاکستان ادھر کدھر کھڑا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں یو اے ای کے اندر, ایران میں اور افغانستان میں. ایمبیسڈر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. اس کے ساتھ جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. لیکن اس سے پہلے کہ میں سوال کی طرف آؤں ایمبیسڈر صاحب آپ کی طرف, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ کیا مجبوری تھی یہ کام کرنے کے لیے, وہ ذرا سنیے گا. We had to do that. We just have to be careful. A threat was made by a former president of Russia
and we're going to protect our people. India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. So ये दो सूरत हाल है और ऑब्वियसली फिर प्रेसिडेंट पेजेश्कियां और फरहान वो भी 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान में आए हुए हैं. एम्बेसडर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, दुरान साहब ये बताइएगा कि एक तो प्रेसिडेंट पेजेश्कियां के दौरे को इस पॉइंट पे जहां अभी रीसेंट स्पैट हुआ है यूएसए ईरान का और उसके अंदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था दैट दिस वाज नॉट राइट, इस टाइम पर और साथ ही उस टाइम पर आना जहां शायद हम कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकें, इसको कैसे देखते हैं? एंड नॉट जस्ट इन ईरान एंड यूएसए टर्म्स, क्या हम दूसरे ममालिक और यूएसए के दरमियान भी इस टाइम पर जब हम डिप्लोमेसी की पीक पर चल रहे हैं कोई सालिसी का, कोई ब्रिज का कोई किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं आपको एम्बेसडर साहब? जी शुक्रिया अनिका. मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट पेजेश्कियान का ये दौरा अहम है और इसके जो तनाजुर है वो बाहर करने का है कि पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत की और एक स्टेडफास्ट स्टैंड लिया. और आपको याद होगा ईरान ने भी पाकिस्तान की हिमायत की थी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ईरान गए थे शुक्रिया अदा करने के लिए और दूसरे दोस्त ममालिक को. तो ये एक उसका हिस्सा है. लेकिन दूसरी बात जो अहम है, आपने जैसे मसालत की बात की, अब तो ये भी है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी मसालती किरदार अदा किया है. वजह यह है कि उसमें पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एज मीडिएटर रही है और उसको ईरान का भी एतमाद हासिल था और अमेरिका को भी पाकिस्तान पर एतमाद था जब ये जंग बंदी हुई. और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान नेक्स्ट डोर नेबर हैं, ब्रदर मुल्क हैं, सकाफती, सियासी और मजहबी रिश्तों में जो हैं जुड़े हुए हैं और एक लंबी हिस्ट्री है एक दूसरे के साथ खड़े रहने की. तो ये इस तनाजुर में जो आप देखते हैं और फिर जब आप खिते की सूरत हाल देखते हैं उसमें पाकिस्तान ईरान जो है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उनका एक कॉमन स्टैंड है. तो उसके बाद दोनों पाकिस्तान और ईरान जो है मॉस्को फॉर्मेट का हिस्सा हैं जिसमें अफगानिस्तान के इशूज डिस्कस होते हैं और फिर अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स रशिया और इंडिया उसका हिस्सा हैं और उसके अलावा टर्की और यूएई वगैरह जो हैं वो एज स्पेशल गेस्ट इनवाइट होते हैं. तो इसमें पाकिस्तान का भारत कलीदी किरदार है, सियासी तौर पे भी, सिफारती तौर पे भी और जोग्राफी के लिहाज से भी पाकिस्तान की अहमियत है. और इसमें ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें चाहे आप ये अमेरिका चाइना का कंपटीशन की बात करें उसमें भी पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार इस तरह से है कि पाकिस्तान चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको अमेरिका भी एक्नॉलेज करता है और उसको पता है कि अगर वो पाकिस्तान चाइना के मामले में किसी कंप्रोमाइज को बर्दाश्त नहीं करेगा. राइट. अमेरिका के सिलसिले में हमारी हिस्ट्री भारत वो रही है, ट्रंकेटेड है, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप उनका रहा है और इसको मैं अगर मेरी जाती राय आप पूछें तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त वक्ती तौर पे हमारे साथ बहुत वो हैं खुशगवार मूड में, लेकिन हमें बहरहाल वी हैव टू बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक. सो इन अदर वर्ड्स एम्बेसडर साहब, आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीद अमेरिका के साथ लगा कर ना रखी जाए, एंड डोंट कीप ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट. दैट्स ट्रू. और ये जो है कामयाब पॉलिसी यही रहती है कि हमें पता है कि एक तो हमें अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उसके इदराक के साथ हमें अपने जो आगे बढ़ना चाहिए. राइट. अमेरिका का जी. अच्छा जनरल साहब, फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यू रिमेंबर वॉर ऑन टेररिज्म के अंदर पाकिस्तान के अंदर बाकायदा बेसिस उनके पास थे, यूएसए के पास, और अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी कार्रवाइयां पाकिस्तान से हो रही होती थी एंड वाइस वर्सा, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी. लेकिन अब इस पॉइंट पर क्या यूएसए जब यहां ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए आएगा तो ऐसा कोई मामला, तो ऐसी कोई सिम्त तो नहीं बनेगी? बिकॉज ये सवाल जो है ना, ये जबान ज़द-ए-आम चल रहा है कि अमेरिका जब आता है तेल के लिए आता है तो अपने मफादात को बचाने के लिए, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी फोर्सेस साथ लेकर आता है. तो ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं होगी? देखिए, पाकिस्तान इज मीनिंगफुल और एक अक्लमंद मुल्क है जी. वो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो हर दफा मोहब्बत में या उसके बहलावे में कह लें बह जाएगा. आई थिंक पाकिस्तान हैज लर्न हार्ड वे, इसमें कोई शक नहीं है. जो पाकिस्तान ने अमेरिका को सपोर्ट किया अफगानिस्तान के अंदर,
وہ ہماری کچھ ٹھیک ہے امریکہ نے ہمیں بٹرے کیا لیکن اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کیا پاکستان کو, لیکن ہماری اپنی غلطی اس میں زیادہ ہے جی. پروبیبلی وی کوڈ ہیو پلیڈ بیٹر. ہم زیادہ اکنامک فائدے اور پولیٹیکل جیو پالیٹکس میں اپنے آپ کو بہتر پوزیشن کر سکتے تھے, جو ہماری اپنی کوتاہیوں سے زیادہ اس کی زیادہ وجوہات ہماری اپنی کوتاہیاں ان دا پاسٹ. کچھ شعر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی, اب تو نہیں ہمیں مرنے کا شوق. نہیں اب تو دیکھیے شوق نہیں, بٹ دیکھیے یو کانٹ اگنور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جی. ابھی جو انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ اتنے شارٹ پیریڈ کے لیے سی سو کی بیٹلز ہو رہی ہے. اٹ از ناٹ اونلی ود پاکستان, یہ پورا ایک کلچر ہی ذرا ڈپلومیسی کا ریلیشن شپ کا چینج ہو گیا. پہلے الائنسز ہوتی تھی, ڈیپ فرینڈ شپ ہوتی تھی, اسٹریٹجک پارٹنرشپ بہت زیادہ لمبی لگتی تھی. اب تو کولیشنز ہیں جی, کچھ کولیشنز آپ ولنگ ہیں اور کوئی کولیشنز آپ کو کرنی پڑ جاتی ہیں. اور امیڈیٹلی آپ دیکھیں نا ٹرمپ کا انڈین کانٹیکسٹ بھی دیکھ لیں, جہاں پہ مودی صاحب نعرے مار رہے تھے ٹرمپ کے لیے کہ جی آپ کی بات ٹرمپ سرکار, اور ایوری بڈی واز تھنکنگ کہ اب تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور انڈیا مل کے اس ریجن کی انڈو پیسفک کے بیچ میں اور اس ریجن کی ایک نئی ڈائنامکس چینج کر دیں گے. تو آل ٹوگیدر ایک جو انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ تھی ٹرمپ کے ساتھ, تو اس نے انوائرمنٹ چینج کر دی. بٹ ابھی تو ان کا ٹرم ہے, فوجی والا کام نہیں ہوگا جن صاحب, فوجوں والا کام نہیں ہوگا. In short, no, not at all. Not at all. Pakistan will never allow. ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا اب کی بات ٹرمپ سرکار, تو مجھے بھی یاد ہے مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہا تھا مودی صاحب نے, دراری صاحب اف یو ریمبر, بٹ الٹی ہو گئی سب تدبیریں. ابھی اس ٹائپ کی سچویشن چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ. کیا اب جو انڈیا اور پاکستان کو کمپیئر کریں اور ہماری ڈپلومیسی کو اور انڈیا کی ڈپلومیسی کو کمپیئر کریں, are we playing the balancing act appropriately with USA, considering کہ انڈیا کی طرف سے تو اب بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جس وجہ سے یو ایس اے ناراض ہے ان سے, رشیا سے ٹریڈ کے اور اکنامک ٹائز کی بیسس کے اوپر, تو انڈیا تو ابھی بھی تیل لیتا رہے گا رشیا سے. ہم لوگوں نے بھی تو سوچا تھا کسی زمانے میں کہ ہم رشیا سے تیل لیں گے, تو اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیے ہمارا جو تیل خریدنے کا جو موڈس آپرینڈائی ہے وہ کچھ مختلف ہے. ہم زیادہ تر ریلائی کرتے ہیں سعودی اور اماراتی تیل پہ جو ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ میں ملتا ہے, اور ایران اور رشیا جو ہیں وہ ایکچولی کیش پہ دیتے ہیں, تو ڈیفرڈ پیمنٹ نہیں, تو اس لیے ہمارے لیے اس کے جو ہے فیوریبل کنڈیشنز نہیں. دوسرا یہ ہے ہمارے ہاں جو یہ ریفائنری کی فیسلٹیز ہیں, ہر آئل کا اپنا کیمسٹری ہے. تو ایران کا آئل اگر ہم خرید بھی لیں, ہمارے پاس ریفائننگ کیپیسٹی نہیں ہے, اور ایران نے تقریباً 98 میں ایک پروپوزل تھی کہ ایران یہاں پہ ریفائنری بنائے گا ملتان میں, وہ ابھی تک جو ہے وہ سلسلہ پیپرز تک ہی ہے. اسی طرح رشین آئل کے کانٹیکس میں بھی بات ہے. تو انڈیا نے تمام آئلس کی ریفائنری ہے اس کے پاس, وہ سعودی اماراتی آئل ہو, رشیا کا ہو یا ایران کا ہو. ایران کا تو خیر آئل بند ہو گیا 2018 سے, ورنہ وہ تقریباً $10 بلین کا آئل لیتے تھے. تو اس لیے آئل کی جو ہے وہ اس کی اپنی ڈائنامکس ہیں اور اس کی اپنی اکنامک جو ہیں وہ ریکوائرمنٹس ہیں, تو وہ ہے. لیکن ایک اور چیز ہے کہ آپ جب انڈیا اور پاکستان کا امریکہ کے کانٹیکس میں ہمیں موازنہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ انڈیا بہرحال ایک بڑی مارکیٹ ہے. امریکہ کو اس وقت جو غصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی تقریباً 60% جو آرمامنٹ ہے وہ رشین میڈ ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیا اس سے خریدے, اور انڈیا نے اس کو سچور کیا ہے کافی حد تک. اور انڈیا کا ڈیفنس بجٹ جو ہے تقریباً $82-83 بلین ہے, ایز کمپیئر ٹو آرس $11 بلین, تقریباً 8 ٹائمز زیادہ ہے ہم سے یہ تمام. تو اس لیے وہ ایک ان کو اس میں بھی جو ہے ایک لوکریٹو بزنس نظر آتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو. اور دوسرا جو انہوں نے تھریٹ کیا ہے وہ برکس کا کیا ہے, کیونکہ برکس میں جو ہے یہ بات چلی تھی کہ دے ول ہیو دیئر اون کرنسی, دے ول ٹریڈ ان دیئر اون کرنسی. تو اس صورت میں تو یہ ہے کہ تقریباً دنیا کا کوئی 38% جو وہ ہے ٹرانزیکشن چائنا, رشیا, انڈیا, برازیل, یہ اگر مل گیا اور کنٹریز جنہوں نے جوائن کیا انکلوڈنگ ایران, تو یہ اس کا تو ڈالر کا تو پٹھا بیٹھ جائے گا. تو ان کو ٹرمپ صاحب کو یہ بھی خندق ہے, تو وہ انہوں نے اس کو انڈیا کو اس معاملے میں نوٹس کیا. پھر وہ لیبیا والی سچویشن, قذافی والی سچویشن یاد آتی ہے کہ میرے خیال میں نہیں, انڈیا کی بہرحال
इंडिया एक मजबूत है इकोनॉमिक लिहाज से, कजाफी से आप उसको कंपेयर नहीं, मैं तो करेंसी के हिसाब से कंपेयर कर रही हूँ ना एम्बेसडर साहब। लीबिया ने तो किसी टाइम पे करेंसी का बोला था ना, विल हैव आवर ओन इंडिपेंडेंट करेंसी। इंडिपेंडेंट करेंसी हैज ऑलवेज बीन अ थ्रेट टू यूएस। लेकिन बिफोर आई गो टू जनरल साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अभी यूएस से मुलाकात हुई, यूएस ने ऑयल की हवाले से इन्वेस्टमेंट का इरादा किया पाकिस्तान में, और वहीं प्रेसिडेंट पेजेश्कियां ईरान के पाकिस्तान का दौरा करते हैं। इनको आप इंटरलिंक देखते हैं, कनेक्टेड देखते हैं किसी तरीके से इस दौरे को और उन मुलाकातों को? असल चीज है आपका ऑफशोर के लिए आपको बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट अगर हो सकता है तो अमेरिकन कंपनियां जो हैं उनके पास वेरवेदाल भी है, उनके पास जो है जराए भी हैं, और अगर वो आ जाएं तो वो होता है। इटालियन ने एक्सप्लोर किया था लेकिन कुछ ज्यादा उनको कामयाबी नहीं थी, या एटलीस्ट वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट समझ के शायद वो पीछे हट गए। और दूसरा है कि हमारे लोग भी जो है वो अभी बात हुई नहीं होती, उसको जो है लाउड स्पीकर डिप्लोमेसी के जरिए फैला देते हैं कि जी एक हफ्ते में आपको खुशखबरी मिलेगी, तो वो ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए हमें जरा बात कम और काम ज्यादा करना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है जी। राइट, सो इन अदर वर्ड्स अभी वैसे भी ये वाला काम करने में 6 से 8 साल लगेंगे। अभी बहुत अर्ली है। It is I am skeptical about those possible results. ये जब तक हो ना जाए आप उस पर यकीन न कीजिए। जन साहब, आप भी इस पे स्केप्टिकल हैं, कंसिडरिंग कि इसके ऊपर सिविल मिलिट्री लीडरशिप समेत सारे पाकिस्तानी होप तो लगा के बैठे हुए ना। हमें पता है कि जियोलॉजिकल सर्विस बहुत सारे बता रहे हैं दैट वी हैव द टेरेन जिसके नीचे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स होने चाहिए। अब वो कितनी अमाउंट के हैं, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन। आप स्केप्टिकल हैं जनरल साहब या होपफुल हैं? देखिए, होपफुल तो मैं डेफिनेटली हूं, बट ऑफ कोर्स ये जो हम बात कर रहे हैं ये इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द अमेरिकन एटीट्यूड। जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का जो फैक्टर लग गया है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के चैलेंजेस भी हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो एक सिनर्जी चाहिए एफर्ट की, प्रॉब्लली वो भी कभी कभी शकूक शबाहत को जन्म देती है कि सिनर्जी भी है कि नहीं है। हु इज लीडिंग बलूचिस्तान की एक स्पेशल सिचुएशन है, खासतौर पे अगर हम बलूचिस्तान के मिनरल्स की बात करें या केपीके की, या बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो भी आपको डाउटफुल कर देती है। और देखिए, जैसे दुरानी साहब कह रहे हैं, आई एग्री विद हिम कि कई दफा हम बहुत टॉल क्लेम्स कर लेते हैं और हम जरा साइलेंस थ्योरी ऑफ साइलेंस नहीं अपनाते। कई दफा मैंने ये भी सुनते देखा, जब सीपैक आया शुरू में तो मैंने एक दो इंडियन के इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा इस तरह तो हमें नहीं सीपैक का पता था, इसका कितना एडवांटेज है जितना आप लोगों ने इसके ऊपर डिबेट कर करके, और हमें इसको तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ट्रेंड है कि जिस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हो जाए तो वो जो डिबेट हो जाए वो ज्यादातर कंफ्यूजन की तरफ चली जाती है, और फिर इरिटेंट्स आपको पता है कंफ्यूजन की तरफ जनरल साहब डिबेट तब जाती है जब उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो। डिबेट की क्लैरिटी के लिए जाती है। इफ देयर इज प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, टाइमलाइन प्रोवाइडेड, तो फिर तो क्लैरिटी आएगी ना। कंफ्यूजन तब आती है जब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो। सो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन को केटर करना है गवर्नमेंट ने। आवर जॉब इज टू क्रिएट अ डिबेट। बट एक और साइड पर अभी साइलेंस थी, वो साइलेंस इंटरनेशनली टूट रही है, इंडिया की तरफ से नहीं टूट रही है। वो राफेल गिराने की बात है। जनरल साहब, आई वांट टू क्विकली आस्क अबाउट दैट एज वेल। रॉयटर्स की स्टोरी है और इस स्टोरी को मैं अपने जराए से तस्दीक कर सकती हूं इसकी बहुत सारी चीजों की, कि एयर चीफ जो है वो वहीं उसी टाइम पर ऑपरेशन रूम के अंदर ही वाज देयर फॉर मेनी डेज, जितने ये 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ये मामला हुआ। आप समझते हैं ये रॉयटर्स की स्टोरी के ऊपर जो साइलेंस है इंडिया की अब तक, तकरीबन 12 घंटे गुजर गए हैं, इट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स? जी बिल्कुल, अभी तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये न सिर्फ राइटर्स क्या जी, पूरी जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, दे आर वेरी वेल क्लियर कि इंडिया के साथ हुआ क्या है। तो अब तो इंडिया के अंदर से बातें हो रही हैं, उनकी अपनी मिलिट्री बोल रही है, पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। वो सिर्फ राहुल गांधी जो इसको डिबेट में भी लेके आए या जब पार्लियामेंट में भी ये चीजें आई, वो एम्बेरस करना चाह रहे हैं मोदी साहब को, क्योंकि मोदी साहब ने ये पूरा ऑपरेशन या पहलगाम का जो ड्रामा रचाया, अब इंडिया के अंदर भी लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि इट इज ऑल फॉल्स फ्लैग, और अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए और हिंदुत्व का जो सेफरनाइज्ड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है उनकी उसके असूल के लिए इन्होंने किया क्या उन्होंने, कि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी मिलिट्री को इतना एम्बेरसमेंट उसके लिए करा दी है कि अब इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन के बीच में, या जब इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी वाले लोग जब स्ट्रेटेजिस्ट थिंक करेंगे अबाउट कंपैरिजन करेंगे, तो वो कहेंगे कि यस देयर इज अ पाकिस्तान मिलिट्री जो जिसने परफॉर्म करके इसको इररेलेवेंट कर दिया, या उसको तो उसी नोशन ऑफ विक्ट्री पे आपकी जो डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स है आज जो बेहतर हुई है, बहुत बेहतर हुई है, और जो हमें
window of opportunity. I don't know for how long this will be available, but जो भी available हुई है कि इस environment में पाकिस्तान के लिए बहुत ही important चीज थी. तो मोदी साहब ने तो basically he was not pursuing Indian political objectives. He was pursuing अपनी जो संघ परिवार के ऑब्जेक्टिव्स है उनके लिए, और अपनी मिलिट्री को उसने मिलिटेंट विंग के तौर पे इस्तेमाल किया है और इररेलेवेंट कर दिया. आज देखिए ना, आइसोलेशन उसकी किस वजह से हुई है कि उन्होंने कहा कि ये तो सब शरेड है इसका. इधर जस्ट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रही थी, पाकिस्तान की तरफ से वो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बड़ा क्लियर था. उस डिबेट से क्लैरिटी आती है. जो डिबेट हम लोगों ने की थी उसकी वजह से क्लैरिटी आई, हमारी प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी. थैंक यू वेरी मच नियाज़ ज़ाहिद, थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर दुरानी फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. यहां फिर सवाल ये पैदा होता है कि इंफॉर्मेशन वो जो कि सच्ची हो और वो जाकर दुनिया के अंदर गूंजती है, और आज रॉयटर्स की कहानी हो, यानी ये न्यूज स्टोरी हो, या फिर पूरी दुनिया के अंदर जो लीडर्स बात कर रहे हैं वो हो, चाहे इंडिया जितना मर्जी अब साइलेंट हो, सच सर चढ़ के बोल रहा है. ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा इकोनॉमी की भी बात करते हैं पाकिस्तान की. सी आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या वो अच्छी खबरें एक आम शहरी तक पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी? सदर पेज़ेश्कियां, मसूद पेज़ेश्कियां ईरान के पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं. वो क्लियरली ये कह चुके हैं कि इकोनॉमिक साइड पर और ट्रेड की साइड पर डिस्कशंस करना चाहते हैं. उसके साथ साथ अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी भी बात वी ऑल नो हैज हैपेंड. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डू नॉट इक्वेट टू माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती अंटिल और अनलेस ट्रिकल डाउन इफेक्ट ना आए. ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट का पहले बता दें कब आएगा, क्योंकि अवाम को उसका जवाब चाहिए, फिर मैक्रो इकोनॉमिक की तरफ आते हैं और इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं. इसको इस तरह समझिए कि अगर आपका आईएमएफ की एंगेजमेंट नहीं हो रही थी, मैक्रो स्टेबिलिटी नहीं थी, तो मुल्क में डिफॉल्ट की बातें हो रही थी. जो अफराते ज़र है जो आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है, यानी कि अगर आपकी इनकम इरोड हो रही है, चीजें 29% से 2023 में बढ़ रही थी, 2024 में बढ़ रही थी 24% से. अब मैक्रो स्टेबिलिटी आई है तो कीमतों के बढ़ने की शरह जो है वो 5% से भी नीचे आ गई है. सो पहला जो फायदा है अवाम को, वो इसी तरह सोचना चाहिए कि इस मैक्रो स्टेबिलिटी ने उनको अफराते ज़र को रोक कर, जो उन पे एक टैक्स लगा हुआ था ये अफराते ज़र के ज़मन में, उसको बेहतर किया है. पहले ये सोचे, जो बाहर ट्रैवल करते हैं या जो यूज करते हैं डॉलर्स को, रुपया स्टेबल रहा. ये दूसरी चीज. बाहर ट्रैवल करने वाले तो अशराफिया ही होते हैं ना डॉक्टर साहब. शायद आप ट्रैवल करते हो, मैं ट्रैवल करती हूँ, बहुत सारे लोग तो नहीं ट्रैवल कर सकते ना. तो पाकिस्तान के अंदर क्या फायदा हुआ? लोग हज पे भी जाते हैं, सो एक ये फायदा हुआ. कुछ एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 4% बढ़ी, एक मैक्रो स्टेबिलिटी ने इसको वो दिया. जिन्होंने कराची स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया, वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल, उनको फायदा हुआ. फिर हमें ओवरऑल बिजली की कीमत इसलिए इतनी नहीं बढ़ी बिकॉज रुपया स्टेबल रहा, तो जो इम्पैक्ट आना था पेट्रोल और एनर्जी प्राइसेस पे वो कम हुआ. ये मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि मैक्रो स्टेबिलिटी का बहुत ही छोटा सा बट फायदा जरूर हुआ है. इससे वो कंडीशंस क्रिएट होती हैं कि आज आपने खुद कहा कि अमेरिका वांट्स टू डू ट्रेड विद यू, दे वांट टू इन्वेस्ट इन ऑयल सेक्टर इन योर कंट्री. आपकी थोड़ी सी जो एग्रीकल्चर है पिछले साल कमजोर रही, दैट इज नॉट अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान. आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कमजोर रही, दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान. डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, आई एम करिंग यू शॉर्ट, लेकिन जहां हम फायदा लेते हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाकर, बहुत सारी एक्टिविटीज जनरेट करके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अभी बात हो रही है, लेकिन ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इमीडिएट रिस्पांस तो नहीं आना ना डॉक्टर साहब. इट्स गोना टेक 6 to 8 years, 6-8 साल तो लगेंगे इस सारी सिचुएशन के अंदर, एक्सप्लोरेशन के अंदर एंड ऑल दैट. तो तब तक लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो फिर क्या? ये सही है बात. सो मैक्रो स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसने आपको एक वक्त और स्पेस दे दी है कि आज मैं और आपकी गुफ्तगू कर सकते हैं कि यार अब इन्वेस्टमेंट का सोचें, ग्रोथ का सोचें. पाकिस्तान में नौकरियां क्रिएट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, माइंस एंड मिनरल्स हो, ऑयल हो, ये सब चीजें जो है इनका सोच सकें. अगर 24 घंटे घर में एक फायर फाइटिंग हो रही हो और आग लगी हो, रिजर्व डिप्लीट हो रहे हो, इन्फ्लेशन बढ़ रही हो, तो कोई आपकी तरफ नहीं टर्न करेगा. आपकी क्रेडिट रेटिंग थोड़ी सी बेहतर हुई, पर अनीका बात यह है कि जब तक आप अपने फंडामेंटल्स को ठीक नहीं ना करेंगे, जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम नहीं करेंगे, डीरेगुलेशन नहीं करेंगे,
पाकिस्तान में प्राइवेटाइज करके एनर्जी सेक्टर को निकालेंगे नहीं सरकारी तहवील से। पाकिस्तान के ट्रेड को ठीक करने के लिए जो जो इम्पेटस देने की जरूरत है वो काम नहीं करेंगे। इसी तरह जिस तरह एफबीआर की टैक्सेशन है उसको मसावी नहीं बनाएंगे ताकि इनकम वालों पर, मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स कम हो। तो ये सारी चीजें जो हैं पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी को बेहतर करती हैं। आपने 5 पॉइंट्स का जिक्र किया डॉक्टर साहब, 5 पॉइंट्स का जिक्र किया जिसके अंदर टैक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी जिक्र किया आपने। मुझे बता दें हम ये करेंगे या नहीं करेंगे? So that remains to be the fundamental question. हम आज भी कोशिश करते हैं कि शायद कोई दुनिया में गेम चेंजर्स हैं। अनीका, द गेम चेंजर इज ओनली वो ममालिक जिन्होंने ग्रोथ के फ्रेमवर्क में ये चीजें जिनका मैंने जिक्र किया, आसानी पैदा की कारोबार के लिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को पहले एक्साइट किया, एफडीआई जॉइंट वेंचर्स में आई, इनोवेट किया और इन द मीडियम टर्म ऑफ कोर्स अपने बच्चों को पढ़ाया और ये एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया में लाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जहां तक एनर्जी इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, देखिए अगर पाकिस्तान में रिजर्व्स मौजूद हैं जो कि एक जियोलॉजिकल सर्वे हमें बताते हैं कि मौजूद हैं, तो आप उनको अगले 2, 5, 6, 8 साल में ही जाकर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 15% पाकिस्तान की नीड अभी भी लोकल रिजर्व से ऑयल की पूरी होती है। लेट मी रिपीट, 15%। अगर ये 5 साल बाद 20 हो जाए, 10 साल बाद 30% हो जाए, तो आपका ज़र मुबादला भी बचेगा और आप एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ जा सकते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है जो इस वक्त जो ओवरऑल ब्रॉड फ्रेमवर्क में यूएस के साथ बात हो रही है। प्लस आप कंपेटिटिव रहे हैं बिकॉज कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ये 4 आपके कंपेटिटर हैं। आपका टैरिफ इनके इर्द गिर्द है, बट बाकी चीजें उनकी आज भी आपसे बेहतर हैं। एब्सोल्युटली डॉक्टर खाकान अजीब साहब, थैंक यू वेरी मच। टैरिफ में हम कंपटीशन के अंदर है, लेकिन एनर्जी की प्राइसेस, एक्सपोर्ट के अंदर जो इश्यूज हैं, रेड टेपिज्म, ये सारी चीजों को हमें हटाना होगा, तब जाके हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाएगी। ट्रिकल डाउन इफेक्ट बड़ा जरूरी है, इसलिए क्योंकि अवाम का इज़्तिराब ठंडा करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज द की राइट नाउ। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।